हम लोग अरुण सर गंगा घाट, और आज रविवार है और आज का दिन हमने रखा है बिहार स्पेसिफिक, खासकर बिहार का इकोनॉमी के बारे में। क्योंकि मैंने देखा है कि कल हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे जिसमें अंतरिक्ष की बात की है, तो बीपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि बीपीएससी में आपको 900 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है रिटन, और इंटरव्यू होता है 120 मार्क्स का। तो 900 मार्क्स रिटन में और 120 दोनों मिला के 1020 होता है। और बिहार में भी जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे वो कांस्टेबल की परीक्षा हो, चाहे टीचर का हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे बिहार का स्टाफ सिलेक्शन हो, या हाई कोर्ट का भी निकलता है वो हाई कोर्ट का हो, या पंचायत सेवक हो, पंचायत कर्मचारी हो, जो भी बिहार में नौकरी दी जाती है, अगर कोई व्यक्ति 900 के हिसाब से तैयारी कर लेता है, मेंस की तैयारी करता है शुरू में, और मेंस के साथ साथ पीटी को भी करते चला जाता है, जैसे मैं कराता हूँ। मैंने क्या कराता हूँ कि मैं पहले आपको मेंस का आंसर राइटिंग का तरीका बताता हूँ कि मेंस का आंसर ऐसे लिखा जाता है, और उस आंसर के बीच में से मैं 50 क्वेश्चन निकालने की बात करता हूँ। कुछ आंसर से 50 क्वेश्चन निकाल लीजिए तो आपका तो 50, वो तो जो आप लिखे है टॉपिक, जैसे एनर्जी सिनारियो इन बिहार, क्वाइट नेचुरल, जो ऊर्जा का जो सिनारियो है बिहार में, ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक को आपको मेंस का आंसर लिखना है। पहले 2 क्वेश्चन हमने दिया एनर्जी सिनारियो से, और यहाँ से आपको उठा के इसमें से 50 क्वेश्चन से दो तो यहाँ हो गया। इसके अलावा मैं तीसरा क्वेश्चन आपका इथेनॉल के बारे में है, चौथा लॉजिस्टिक के बारे में। तो ये जो है लॉजिस्टिक और एनर्जी, दो जो टॉपिक है, 2 चैप्टर है, यहाँ से 50 क्वेश्चन अगर आपने यहाँ से लिखने के बाद किया है तो स्वाभाविक बात है कि ये क्वेश्चन आपको या तो दरोगा में भी आ सकता है, टीचर में भी आ सकता है, कांस्टेबल में भी आ सकता है, या हाई कोर्ट में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आप वहाँ सही कर ले जाएंगे। तो मैं बार बार एक चीज़ को बोलता हूँ कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचियो, फूल ही फल ही अगाए। ये अब्दुल रहीम खानन अकबर के सेनापति थे और बहुत बड़े संत भी थे, और तुलसीदास के समकालीन थे। इनकी इन बातों को अगर अक्षरशः समझ लीजिएगा तो ज़िंदगी में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, आप चीज़ों को बड़े आसानी से सरपास कर सकते हैं। करना क्या है, तैयारी मुख्य परीक्षा की करनी है, उसके साथ साथ पीटी को जोड़ लेना है, मुख्य की तैयारी को मेन रखना है, पीटी को हमें सब्सिडियरी रखना है, तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो आइए हम लोग मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आज गंगा घाट में जो हमारा बिहार है, बिहार का जो है जो पोर्शन हम लोग इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जीएस पेपर 1 जो 300 नंबर का है, उसमें क्या क्या हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, और आपका मैथ या डीआई जो कहते हैं वो है। ठीक, ये तो 300 का है। हिस्ट्री इज इजी, हिस्ट्री तो आपको एक बार पढ़िएगा हमारा लेक्चर तो आपका हिस्ट्री तो अच्छा हो जाएगा। करंट अफेयर हम रेगुलर लेके आते हैं चूँकि ये डिफ़िकल्ट है। 300 नंबर का जो एग्ज़ाम है उसमें पॉलिटी है, जो कि हमने अपने ऐप पे आपको पूरा डाल दिया है। यहाँ से अगर आप पॉलिटी करते हैं, और हम डायनेमिक पॉलिटी बीच में एक दिन पढ़ाते भी हैं, तो आपका पॉलिटी पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो ग्रेजुअली हम आपके साथ जुड़ रहे हैं उस कारण, और इकोनॉमी जो है ये डिफ़िकल्ट होता है, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी दोनों मिल जाता है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के लिए हम क्या बात करते हैं, अगर आप मैप नहीं बनाते हैं तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके गलत होंगे ही होंगे। मैप बनाने से आपको काफ़ी फायदा होता है। तो ज्योग्राफी के लिए मैप इज दी फाउंडेशन, और इकोनॉमी जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं अभी हम। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश वाले खुद समझ ही जाएंगे क्योंकि बिहार में तो हर की मातृभाषा हिंदी ही है। इसमें क्वेश्चन है कि बिहार में विद्युत की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विद्युत की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, मतलब कि बिहार में पर कैपिटा बिजली का जो कंजम्पशन है वो बढ़ा है।
जैसे अभी मैं अपने घर गया था तो मैंने पूछा कि बिजली का कितना यूनिट गया है, कितना यूनिट खर्च हुआ है। तो मेरे एक स्टाफ है वो बताया कि सर आपका करीब करीब 700 यूनिट हो गया है। अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। 125 यूनिट तो फ्री कर दिया बिहार गवर्नमेंट ने, तो हमें जो है 575 यूनिट का 575 का पेमेंट करना होगा। तो ये 700 यूनिट है कि मतलब कि एवरेज बिजली कंजम्पशन जो बिहार में है करीब करीब उसका हम डबल खर्च कर रहे हैं। मेरे घर पे डबल खर्च हो रहा है, ठीक, गांव के घर पे एवरेज बिजली कंजम्पशन जो है 374 यूनिट होता है। यूनिट को जब साइंस वाले जानते हैं क्यों कहते हैं किलो वाट आवर, KWH क्या बोलते हैं, किलो वाट आवर। तो अभी 374 है लेकिन ये नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। ये क्या है, नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है नेशनल। और लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बिहार में 7 to 8% के रेट से बिजली का उपलब्धता में और बिजली के कंजम्पशन में वृद्धि हो रही है। कितना के रेट से, 7 to 8% का। तो क्वेश्चन को समझने के लिए हमें तोड़ना पड़ता है, अपने तरीके जोड़ना पड़ता है, क्योंकि भगवान बुद्ध बोलते हैं कि कोई भी चीज़ की अगर आत्म अनुभूति नहीं होती है तो शिक्षा पूर्ण नहीं होता है। गुरु का काम है बोलना, लेकिन आत्म अनुभूति तो आपको लेना है। आपने अगर क्वेश्चन नहीं समझा तब आप आंसर भी सही नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जो बताया वो पहला लाइन तोड़ा है जो मैंने, कि बिहार में विद्युत की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो कैसे क्वांटिफाई करेंगे कि भाई हमारा 7 to 8% के रेट से इंक्रीज कर रहा है हर साल बिजली का कंजम्पशन। अब मान लिया मेरा 700 यूनिट अभी खर्च हो रहा है, अगले साल मैं पूछूंगा अगर 7 से 8% है तो खुद ही बोला कि नहीं सर इस बार जो अब अगला महीना आपका अगले साल में 735 यूनिट एवरेज खर्च हो रहा है। सही बात है, हो सकता है या बोलेगा 766 यूनिट हो सकता है, तो मैं परसेंटेज में जोड़ूंगा ना। तो हर साल मेरा बिजली का कंजम्पशन किलोवाट आवर में यूनिट में बढ़ रहा है। किंतु ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में अभी अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं। अब ऊर्जा आत्मनिर्भरता, अब हमें जोड़ना होगा कि बिहार में टोटल रिक्वायरमेंट कितना है। अब इस लाइन को समझिए, ऊर्जा आत्मनिर्भरता होता क्या है कि दिन भर में सब लोग सब फैन नहीं चालू करते हैं। ज़्यादातर लोग ऑफिस चले गए, ज़्यादातर लोग दुकान में चले गए, तो घर में मान लिया 4 कमरे हैं तो हो सकता है 2 कमरे का फैन नहीं चल रहा है, 2 कमरे में आपका बल्ब भी नहीं जल रहा है। ये भी हो सकता है कि आपका जो है सो सुबह के टाइम में आप थोड़ा मोटर चलता है, तो कोई पीक टाइम होगा दिन में जिस टाइम में बिजली ज़्यादा जाती होगी। जैसे सुबह के टाइम में हमारे गांव में सभी लोग मोटर चलाने लगते हैं, तो मोटर चलाने लगते हैं तो वो पीक टाइम है। तो पीक टाइम में लोड जो है जब एकाएक पूरे बिहार का बढ़ जाएगा, तो उस टाइम में अगर मान लिया कि सामान्य दिन के तुलना में, दिन भर के एवरेज के तुलना में एकाएक उतने बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, तार पे लोड ज़्यादा आएगा और हो सकता है पीक टाइम के लोड को बिहार में पूरा न कर पाए तो कुछ जगह बिजली काटनी पड़ जाती है। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है समझना होगा कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है, पीक टाइम के लोड के टाइम में हमको एश्योर्ड अवेलेबिलिटी देना पड़ता है ताकि वो बिल्कुल दिया जा सके। और एश्योर्ड अवेलेबिलिटी के लिए हमें स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में काम करना होगा। हमारे साथ दिक्कत यही होती है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको मेंस के पर्सपेक्टिव से कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं दी जाती है। खाली पीटी लिखो, पीटी लिखो, ऑब्जेक्टिव करा और रट लो। नहीं, हमको मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में अभी अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं। तो स्वच्छ ऊर्जा की दिशा जो है उसमें क्या होगा भाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे हम काम कर सकते हैं, सोलर एनर्जी पे काम कर सकते हैं, विंड एनर्जी पे काम कर सकते हैं। तो ये जो अभी इथेनॉल पे काम होना शुरू होगा, जो आपका क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है ना। और उसके बाद लॉजिस्टिक पे भी काम यहाँ पर दिया है अभी हमने, तो काम कर सकते हैं। तो अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। तो ये जो है इसको आप क्रिटिकली एनालाइज करें। यह है क्रिटिकली एनालाइज। कहीं भी अगर नहीं लिखा हुआ क्रिटिकली एनालाइज तो इसका पूरा
तर्क संगत व्याख्या करें। ये जो है बात है, यहाँ इस क्वेश्चन के आगे जोड़ लीजिए। ठीक, सिमिलर वे में हम नीचे ही जाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है हमारे। यहाँ पर आते हैं कि एनालाइज द करेंट एनर्जी सिनारियो ऑफ बिहार। अभी एनर्जी सिनारियो बिहार का क्या है। एग्जामिन इट्स डिपेंडेंस ऑन थर्मल पावर, कि हम पूरा का पूरा थर्मल पावर पर डिपेंड है। द पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड द मेजर्स बीइंग टेकन टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी, और क्या इसका पोटेंशियल है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोलर को या हाइड्रो को हम यूज कर सके, और क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर फिर हम पढ़ते हैं, चलिए नीचे ले आते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन होगा ही होगा। क्रिटिकली एग्जामिन द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार। अब हमको स्वाभाविक बात है कि हमें नॉर्थ बिहार का कौन सा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और साउथ बिहार की क्या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इसी नाम से भी है। नॉर्थ मतलब गंगा के नॉर्थ और इधर गंगा के साउथ। आप कुछ करेक्टिव मेजर बताइए कि किस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस है वो ख़त्म हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी है वो ख़त्म हो जाए, स्मार्ट मीटर लग जाए, एग्रीकल्चर का जो फीडर है वो अलग हो जाए, क्योंकि अभी एक ही फीडर से अगर दोनों जगह जा रहा है तो दिक्कत तो होगी ही। इसके बारे में दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन आपका बिजली से रिलेटेड शायद नहीं होगा, ये होगा इथेनॉल, कि इथेनॉल से भी हम ऊर्जा का स्रोत का उत्पादन कर सकते हैं। तो पोटेंशियल ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन इन बिहार, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट, चैलेंजेस रिलेटेड टू फूड, वाटर एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, जो संभवतः लॉजिस्टिक्स से होगा। एनालाइज द करंट इंडस्ट्रियल सिनारियो बिहार, इंडस्ट्री का क्या सिनारियो बिहार में। एनालाइज स्ट्रक्चरल बैरियर्स एंड इवेल्युएट द रोल ऑफ गया इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। गया का, बिहार में सबसे ज़्यादा बिजली का कंजम्पशन पटना में होता है, उसके बाद गया में ही होता है। ठीक है ना। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या बन रहा है और क्या नई पॉलिसीज बन रही है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, ऊपर के पेज में सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं कि एग्जामिन द लॉजिस्टिक डेवलपमेंट इन बिहार विथ रेफरेंस टू रोड्स, रेलवे, इनलैंड वाटरवेज, एविएशन, स्टोरेज एंड एग्रीकल्चरल मार्केट्स। डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन्स। ये 5 क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कोर इकोनॉमी है, पूरा का पूरा बिहार के अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट। और ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, और सबसे डिफिकल्ट पार्ट को मेरा काम है कि आप अगर थोड़ी मेहनत कर ले मेरे साथ तो आप इसको सबसे आसान बना सकते हैं। इसका उपाय यही है कि आप हर क्वेश्चन को एनालाइज करें, और हम जो आंसर आपको बना के दे रहे हैं, मॉडल आंसर थोड़ा डिटेल करके दे रहे हैं। 400 वर्ड में लिख लीजिए तो काफ़ी है, लेकिन हम 500 वर्ड में दे रहे हैं, ताकि आप काट छूट के तो आप 500 वर्ड तो लिख ही लीजिएगा बीपीएससी में। और जो रिक्वायरमेंट है बीपीएससी का, तो आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। और जब ये चीज़ आप मेंस में लिख लीजिएगा, तब मैं जो डाटा आपको पढ़ाऊँगा इसी चैप्टर के अंतर्गत, एनर्जी सेक्टर्स इसके अंतर्गत पढ़ाऊँगा, लॉजिस्टिक के अंतर्गत पढ़ाऊँगा, या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर पढ़ाऊँगा, एग्रीकल्चर का पढ़ाऊँगा, तो आपके लिए फिर वो पढ़ना ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। होता क्या है, जब आप मुख्य परीक्षा का प्रश्न लिख लेते हैं, आप तो पूरा होलिस्टिक अप्रोच में पढ़ लेते हैं। उदाहरण के तौर पे जब सोचिए कि मैं कोई एक कहानी है, वो कहानी पूरा आप जान लेते हैं, उसके बाद जब उसको रीडिंग करते हैं तो आपके लिए वो कहानी का ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करना बड़ा आसान हो जाता है। दिक्कत अभी हमारे साथ यही हो गई है कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट आपको पीटी खिलाते रहते हैं, और इस पीटी खिलाने के चक्कर में आप जो है मुख्य परीक्षा में कभी 2 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 6 नंबर से लटक जाते हैं। और 4 साल 5 साल आप पटना में बैठे हुए हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा सामने में। अगर हम मुख्य परीक्षा जैसे 5 प्रश्न आपको लिखवाएं
और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, और इसके बाद मैं आपको एनर्जी सेक्टर का चैप्टर पढ़ा दूं, लॉजिस्टिक्स पढ़ा दूं, इथेनॉल के बारे में पढ़ा दूं, ये चैप्टर आपको पढ़ना ही है, तो फिर वहाँ का पीटी का पर्सपेक्टिव आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, बिकॉज एडहेसिव लग जाता है, याद रह जाता है। हम लोग भी निकले इसलिए कि मुख्य परीक्षा का प्रश्न लिखे, और हमने फिर पीटी का कभी चिंता ही नहीं किया कि पीटी निकलेगा कि नहीं। तो यही है, अभी हम लोग मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को क्रमशः हिंदी वालों के नज़र से पढ़ लेते हैं कि बिहार के वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य का विश्लेषण कीजिए। तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी पर निर्भरता, नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर है, वाटर है, इस पर की संभावना और ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किए जा रहे प्रयासों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। उत्तर में देखिए वही तरीका वही है, भूमिका थोड़ा लिखना पड़ता है, भूमिका थोड़ा असरदार होना चाहिए। ये भूमिका थोड़ा असरदार उतना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसमें डाटा अभी नहीं दिया है। आप इससे अच्छी भूमिका लिख सकते हैं कुछ डाटा के साथ, जो मैं भी बताया कि 7.8% के रेट से ग्रोथ से बढ़ रहा है। तो भूमिका में ही 2 डाटा अगर आप दे देते हैं तो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाता है कि ये आदमी को पता है। या हम लिख दें कि बिहार को टोटल पीक आवर लोड कैपेसिटी के लिए 10,000 मेगावाट कैपेसिटी का बिजली चाहिए, और नॉर्मल दिन भर तो 5-6 हज़ार में भी काम चल जाता है। तो ये लगेगा कि ये बंदे को पीक आवर लोड और नॉर्मल लोड दोनों कंसेप्ट पता है। तो एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि भूमिका में कुछ डाटा है कि नहीं। अभी चूंकि आप अभ्यास कर रहे हैं, धीरे धीरे हम आपको एक्सपर्ट बना देंगे लिखने का आंसर, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। भूमिका क्या लिखा है? ऊर्जा आर्थिक विकास की जीवन रेखा है। सही बात है। पिछले 2 दशकों में बिहार ने बिजली की भारी कमी वाले राज्यों से लगभग सार्वभौमिक घरेलू वितरण वाले राज्य तक उल्लेखनीय यात्रा की है। कि हम लोग जो है डेवलपमेंट तो हुआ ही है, यही लिख लिया 7.8% के ग्रोथ रेट से हम लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। फिर भी बिजली की बढ़ती मांग, यहाँ पर डाटा लिख दीजिए, क्योंकि हम आपको पहली बार बता रहे हैं। तो क्या बढ़ती मांग, कितना मांग? करीब 2000 मेगावाट तुमको चाहिए ही चाहिए। बाहरी विद्युत स्रोतों पर निर्भरता, कितनी निर्भरता? कम प्रति व्यक्ति खपत, 374 यूनिट हमारे यहाँ खपत है। नवीकरण ऊर्जा का सीमित उपयोग, हम लोग 70% तो ले रहे हैं ताप से, कोयला से। अभी जो बिजली जल रहा है कोयला से जल रहा है, लेकिन 30% ही हम बाकी पर डिपेंडेंट करते हैं। एक पाई डायग्राम चार्ट। स्वाभाविक बात है, जैसे ही ये 4 चीज़ आप डालिएगा तो आपके एग्जाम में, हालांकि नीचे हमने दिया है, आपको एग्जाम में ज़्यादा नंबर आएगा। सही बात है। वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य दिया ही है कि बिहार में घरेलू विद्युतीकरण लगभग सार्वभौमिक हो चुका है। राज्य की अधिकतम बिजली की मांग 2025 में 8,428 मेगावाट तक पहुंच गई। 8,428 मतलब करीब करीब 9,000 मेगावाट तक बिजली की मांग पहुंच गई है। पटना में भी ये आपको काफ़ी हो गया, करीब 900 मेगावाट पटना शहर को अकेले चाहिए। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का अनुमान है कि बिहार की विद्युत मांग 2024-25 से 2033-34 तक लगभग 7.5% वार्षिक दर से बढ़ सकती है। हमने भूमिका के जस्ट नीचे डाटा दिया है, तो करीब करीब भूमिका का ही पार्ट है। तो इसलिए आप देख लिए मैंने क्या बोला, भूमिका का मतलब डाटा का देना। हमने क्या किया, भूमिका के अंदर ही हमने वर्तमान ऊर्जा का परिदृश्य देके डाटा कुछ दे दिया है। तो अब क्या बता रहे हैं कि 2034-35 जब आएगा, आज से 10 साल बाद, तो अधिकतम मांग हो जाएगा 18,000। अभी 9,000 और 34-35 में 18,000। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये प्रश्न पीटी में आएगा तो आपको क्या लगता है कि बिहार के 500 बच्चे इस प्रश्न को सही कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए बच्चे बोलते हैं कि हमारा तो 90 पर अटक गया, मेरा तो 88 आ गया, मेरा तो 87 आ गया। अगर आप इस तरीके से तैयारी करके आगे बढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद 106-107 पर जंप मारिएगा, क्योंकि आपने मेंस पढ़ा है। और इसके बाद हम पीटी के पर्सपेक्टिव से आपको हम डाटा फैक्ट दे देंगे, फिर जो क्वेश्चन पूछना है पूछो। कम से कम इस सेक्टर में तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो दिस इज द वे ऑफ प्रिपरेशन। खाली टेस्ट सीरीज लगाने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है।
हाँ, लेकिन जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई हो, मेंस के पर्सपेक्टिव से आपने चीज़ों को कवर कर लिया हो, तो स्वाभाविक बात है कि फिर टेस्ट सीरीज लगाइएगा तो आपको फायदा ज़्यादा हो जाएगा। तो राज्य की विद्युत खपत बढ़ी है, किंतु प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग अभी राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। इसका अर्थ है कि हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या इरिगेशन है या मॉडर्नाइजेशन जो शहर है, अब शहर की स्थिति ये है कि बिहार का 88.89% लोग गांव में रहते हैं और 11% लोग ही करीब करीब शहर में रहते हैं। तो शहरीकरण तो यहाँ कम हुआ है। विद्युत वाहन ज़्यादा नहीं है। घरेलू उपकरण के प्रसार के साथ मांग और तेजी से बढ़ेगी। जैसे जैसे शहरीकरण होगा मांग बढ़ता जाएगा। चलिए हम लोग तापीय ऊर्जा को समझ लेते हैं, तो थर्मल एनर्जी है। तो बिहार में विद्युत व्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? कोयला पर आधारित है। हम लोग 70% जो है बिजली कहाँ से जलाते हैं? कोयला से जलाते हैं। और ज़्यादातर हम कहाँ से लेते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिजली पर डिपेंड करते हैं। तो क्या हम लोग कहते हैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बिजली का मतलब कौन सा डिपार्टमेंट हुआ? इसको कहते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। जो सेंटर से जो बिजली हमारे यहाँ आती है उसको क्या कहते हैं? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्या आपने एनटीपीसी का कोई जगह देखा है बिहार में कि जहाँ के बिजली का उत्पादन का फीडर लगा हो या कोई सब स्टेशन लगा हो, उसके ऊपर लिखा हो एनटीपीसी? देखा है कहीं? कहाँ देखा है? मुजफ्फरपुर कांटी के पास देखा है। बहुत सही, कांटी में है। इधर बाढ़ में है, बाढ़ के पास है। बरौनी में है, औरंगाबाद में है। ठीक है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ये जो है, जो आपका जो बिजली है, नवीनगर औरंगाबाद, नवीनगर औरंगाबाद, यहाँ पर जो है एनटीपीसी की सुपर थर्मल पावर परियोजना है। ये राज्य के सबसे महत्वपूर्ण विद्युत आपूर्ति परिसंपत्तियों में से एक है। कहाँ पर? नवीनगर। कांटी मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की विद्युत आपूर्ति में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इसका। बरौनी बेगूसराय। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन पटना अभी एक प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है, बना नहीं है, बन रहा है। उसका है पीरपैंती, भागलपुर के पास है। कहाँ है? भागलपुर कहलगांव के बीच में पीरपैंती है। तो बीपीएससी में आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके हमेशा पूछे जाते हैं और उसमें होगा कि कौन युग्म सही है, कौन सही है। तो आपको ये 5 अगर याद रहेगा तो आप थर्मल पावर के जो नेशनल थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ का है? सेंटर का है ना? याद रहना चाहिए आपको। तापीय ऊर्जा स्थिर आधारभूत विद्युत अर्थात बेस लोड पावर प्रदान करती है। जो एनटीपीसी की बिजली है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ज़्यादा कोयला देंगे तो ज़्यादा बिजली आएगा, कम कोयला देंगे तो कम बिजली आएगा। तो ये आपको पीक लोड के हिसाब से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्लियर है? सही है ना? तो जो पीक लोड नॉर्मली कब होता है आपके घर में? सबसे ज़्यादा बिजली का मीटर तेजी से घन करके नाचता कब है? सुबह के 6 बजे से 7 बजे सभी बिजली उपकरण चालू हो जाते हैं। शाम को 7 बजे से 8 बजे सब फैन चालू हो जाता है, सब एसी चालू हो जाता है। तो पीक लोड तो वही है। तो उसमें बेस लोड किससे मिलता है? बेसिक कंसेप्ट समझना। देखिए आप लोग पीटी की तैयारी करने के चक्कर में पीटी भी नहीं निकलता, मेंस तो लिख नहीं पाते हैं। तो पीटी निकालने का, वो भी टॉप से पीटी निकालने का, हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि भाई जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, आप बच्चों लोग को सुनिएगा कि सर 1 नंबर से छूट गया। बहुत लोग बोलते हैं 2 नंबर से छूट गया, बहुत तेज है वो पढ़ने में। लेकिन उसी लोग का जो 1 नंबर 2 नंबर से छूटता है उसको हम ट्रेनिंग देते हैं और हम उसको बताते हैं कि 200 में ये बताओ 125 नंबर लाने वाला विद्यार्थी करीब करीब, या 120 से ऊपर लाने वाला विद्यार्थी, यहाँ 90 पर सिलेक्शन मान लिया हो रहा है। तो जो विद्यार्थी 120 to 125 लाने वाले विद्यार्थी की भी संख्या तो 200-300 है, ज़्यादा ही है। ऐसे लोगों की संख्या हिंदुस्तान में 500 से ज़्यादा होगा। जो 90 तो सोचता है, कभी सोचा ही नहीं जिंदगी में, वो 120-125 सोचता होगा।
कि हमारा क्यों नहीं आ रहा है। तो ये ऐसे विद्यार्थी को हमने तैयार किया है। एक आकाश बधावन एक लड़का था, उसके पिताजी चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट थे, बोले सर आपके पास डाल देते हैं। मतलब ठीक है भाई, आ जाओ आकाश, बैठ जाओ, लगा हुआ है गद्दी, बैठ जाओ। तुमको करना क्या है, तुमको डेली जो है मेंस का 4 घंटा क्वेश्चन लिखना है। क्या लिखना है? मेंस का 4 घंटा क्वेश्चन लिखना है, पीटी का नहीं लिखना है। और सेकेंड हाफ में चूंकि तुमने बाकी चीजें पढ़ लिया है, किताबें पढ़ लिया है, तो सेकेंड हाफ में 4 घंटा तुमको टेस्ट में लगा देना है और 1 घंटा मेरा लेक्चर सुनना है। यही तुम्हारा काम है। 9 घंटा का डेली लगाओ मेरे साथ ड्यूटी। और बंदा अगली बार फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम लिखने के लिए आपको ऊपर से आना पड़ता है। वही आईएएस का परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा में जो बच्चे ऊपर से साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों को चुन लेता है, क्योंकि यूपीएससी के लिए साइंस, फॉरेस्ट के लिए साइंस चाहिए। अगले बार उस बच्चे का नंबर था 126, 1-2 से माइनस होने वाला है। तो ये मेरा जो अनुभव है वो आपको काम करता है। आप अगर मेंस की तैयारी करते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तैयारी करते हैं और साथ में ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं, या वो नहीं भी करते हैं पहले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन साथ में ऑब्जेक्टिव कर ले जाते हैं, तो आप कभी भी नीचे से नहीं निकलोगे। ये नहीं हुआ कि हाँ सिलेक्शन हुआ 78 पे, हम 79 पे अटक गए। आपको हम भी पीटी निकाले हैं, अरे भाई तुम 120 में जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे हो? कौन रोक रहा है तुमको? हिंदुस्तान के 500 आदमी ले जा रहे हैं तो उसे सुरखाव के पर लगे हैं क्या? और तुम्हारे जो है सो एकदम भिखमंगा घर में आ गए हो ऐसे करके, एकदम पूरा नहीं हम तो फ्लैट हैं, हम नहीं होता। एक डॉग को जब एक डॉग दबोचता है तो जो कमजोर होता है सीधे चारों पैर ऊपर उठा देता है। ये वाली स्थिति हमारे बहुत सारे स्टूडेंट की होती है। नीचे से लटक रहे हैं, क्यों लटकोगे भाई? नीचे से ऊपर से जाओ। तरीका यही है कि आपको जो है मेंस का आंसर लिखना है। अब मेंस का आंसर लिख के उससे रिलेटेड जितने फैक्ट पीटी के होते हैं उसको ये समझना है, तब समझना है। जब तक मेंस का आंसर न लिखेंगे पीटी समझने में हमको रटना पड़ेगा, और रटने के बाद आप एग्जाम में भूलिएगा ही भूलिएगा। अब फिर एग्जाम का क्वेश्चन बनाने वाला होशियार है, वो ऐसा पूछेगा जहाँ से कि फिर आप फंस जाइएगा। क्लियर है ना? अभी तो आप लोग मेंस लिख रहे हो, आज ही आपने लिखा होगा, ये क्वेश्चन लिखा है ना भारतीय अंतरिक्ष का। अब आपको अंतरिक्ष को पढ़ने में ज़्यादा मन लगेगा कि नहीं? इसके बाद आप अंतरिक्ष चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा कि नहीं होगा? अब हम आपको बताएंगे कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वहाँ लिखे तो हैं लेकिन हमको याद नहीं आ रहा, उस समय नहीं समझे थे। या आप पढ़ने जाओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं बोलूँ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होगा तो आपको ज़्यादा याद आएगा। तो पहले आपको मेंस के हिसाब से तैयार कीजिए, बड़े परिदृश्य में तैयार कीजिए। छोटे शॉर्ट नोट्स कम से कम 1 पेज का 40 वर्ड का, 50 वर्ड का, 100 वर्ड का, 120 वर्ड का तैयार कीजिए, फिर आइए पीटी में। तो आपका सब पीटी का क्वेश्चन सही होने लगेगा, दाएं दाएं सही होगा। आप देख लीजिएगा, इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। तो आपका बड़ा आसान है एग्जाम निकालना। तो एग्जाम निकालना बिहारियों के लिए क्यों मुश्किल हो गया है? क्योंकि ये पीटी खेल रहे हैं, नहीं इसी कारण नहीं निकल रहा है। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो भारत सरकार का उपक्रम है, वो जो है आपको सेंटर से बिजली देती है, जो बिजली को हम लोग उत्पादन करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर डिपेंड हम किस पे हैं? एनटीपीसी पर। किस पर डिपेंड है? एनटीपीसी पर। लेकिन ये जो बिजली है, इस बिजली में थोड़ी समस्या है, क्योंकि आपको मान लिया मुजफ्फरपुर में, तो मुजफ्फरपुर में कोयला चाहिए। कोयला कहाँ से आएगा? झारखंड से, धनबाद से, झरिया से, हजारीबाग के आसपास से। तो उसको तो लाने में तो टाइम लगेगा ना, ट्रेन चाहिए, ट्रेन से ढुलाई में पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा? तो कांटी जो है सबसे घना एरिया है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, ये सब तो बहुत घना एरिया है। और यहाँ पर बिजली चाहने के लिए तो एनटीपीसी का तो उत्पादन करना होगा, तो महंगा पड़ेगा कोयला लाना। ठीक है, बाहरी विद्युत पर उद्भरता, वायु प्रदूषण, एनटीपीसी कोयला जलेगा तो एयर पोल्यूशन, फ्लाई ऐश निकलेगा। फ्लाई ऐश
भी तो एक तरह का पॉल्यूशन ही हो जाता है। लेकिन अभी फ्लाई ऐश का हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फ्लाई ऐश टेक्नोलॉजी, फ्लाई ऐश एक इंस्टीट्यूट है इंडिया का, बहुत फेमस है, उसका नाम है सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये है आपको धनबाद के बगल में, झरिया के बगल में डिगवाडी जगह है। क्या जगह है? डिगवाडी। यहाँ भी मैं 6 महीना नौकरी कर चुका हूँ। शुरू में सबसे पहली नौकरी जब मेरी उम्र 22 साल थी तो हम यही पकड़ लिए थे क्योंकि मुझे जो है यहाँ पर बस एग्ज़ाम दिए हो गया, हम बोले चलो बिन्नी के पैसे से आगे पढ़ लेंगे सरकारी पैसे से पढ़ना ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर काम मिल गया काफ़ी अच्छा, तो करने लगे। अब फिर यहाँ के बाद हम आगे की तैयारी छुट्टी लेके जैसे तैसे हमने फिर आगे की तैयारी अपनी जारी रखी। ये एक इसी का एक इंस्टीट्यूट है धनबाद में, उसका नाम है CMRI, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोनों इंस्टीट्यूट जो है, या खासकर ये इंस्टीट्यूट जो है, इस पर काफ़ी काम किया है, फ्लाई ऐश टेक्नोलॉजी पर। यहाँ का जो साइंटिस्ट है वो फ्लाई ऐश का ब्रिक्स बनाना, फ्लाई ऐश से कैसे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, इस पर काम किए हैं। और आजकल दिख रहा है कि बिहार सरकार ने ज़्यादातर सरकारी बिल्डिंग में बोलता है फ्लाई ऐश के ब्रिक्स को इस्तेमाल करो। क्या करते हैं? फ्लाई ऐश लेते हैं, बालू लेते हैं और उसमें थोड़ा सा हल्का सीमेंट मिला देते हैं, और उसका जो ब्रिक्स बनता है वो ब्रिक्स जो है बहुत भारी भी नहीं होता है, फिनिश भी अच्छा होता है, और एक तरह के जो पॉल्यूशन है उसको घर में लग गया, अच्छा ही है। और उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छा होता है, मतलब कि इंसुलेशन का काम करता है। तो ये और कार्बन उत्सर्जन, ये प्रमुख समस्याएं हैं। नवीनकरण ऊर्जा की संभावनाएं, सौर ऊर्जा, बिहार में काफ़ी धूप मिलता है, नहीं मानसून के अलावा, या कुछ दिन जो धुंध आता है जाड़े में, उसके अलावा 60-65 दिन छोड़ दीजिए तो धूप तो मिलता है। तो हमारे यहाँ सौर ऊर्जा पार्क बनाने की ज़रूरत है। सौर ऊर्जा पार्क मतलब कि ज़मीन ले लिया। अब देखिए गंगा के किनारे में कितनी ज़मीन है जिसमें खेती करीब न के बराबर होती है, यहीं पर है। सोनपुर के बगल में बहुत ज़मीन है, खेती नहीं होती है। उस जगह पर अगर हम थोड़ा थोड़ा पिलर डाल के उसके ऊपर में सौर ऊर्जा पार्क बना दें तो कितना बिजली का उत्पादन हो सकता है बिहार में। तो कुछ सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। कजरा सौर परियोजना, कौन सा परियोजना? कजरा। अब ये जो है क्या होता है, BPSC इस तरह के क्वेश्चन को पकड़े रहता है, बोलता है कि इस बच्चा को यहीं पकड़ लेते हैं। वो बोले कि कजरा सौर परियोजना कहाँ पर है, तो निम्नलिखित में कौन सा सौर परियोजना तालाब के ऊपर बना हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा परियोजना लेक के ऊपर बना हुआ है, कौन सा परियोजना नदी के ऊपर बना हुआ है, कौन सा परियोजना खाली जमीन में बना हुआ है। तो अब कजरा वर्ड बोले कि भाई कजरा, और एक कौन सी जगह पर स्थित है। तो अगर आपने नहीं देखा है ध्यान से तो क्वेश्चन यहीं से गड़बड़ हो जाएगा। तो जो आप लिख रहे हैं थोड़ा उसका डिटेलिंग कर लीजिए, ठीक है ना, क्या है इसको आप डिटेलिंग कर लीजिए। तो लखीसराय मतलब दरभंगा के बगल में कजरा सौर परियोजना सौर विद्युत उत्पादन को बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से जोड़ने की दिशा में, बैटरी में हम लोग केमिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। रूफटॉप सोलर, तो सरकारी भवनों के ऊपर में ऑर्डर आ गया है कि हर सरकारी भवन के ऊपर में सोलर प्लेट लगाए जाएंगे। बायोमास, धान का पुआल, मक्का अवशेष, गन्ने की खोई, पशु अपशिष्ट, इससे जो है बायोगैस या CBG कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पन्न की जा सकती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या करते हैं इसमें, हमने अपने पंचायत में एक बनवाया है, उसमें क्या किया है कि एक बहुत बड़ा, समझो कि रूम से भी ज़्यादा 2 मंजिला मकान, इतना बड़ा गड्ढा ज़मीन के नीचे डाल दिया जाता है और उसको ऊपर से ऐसे डोम बना दिया जाता है और पतला से उसमें से पाइप निकलता है और एक साइड से फीडर होता है। तो लोग ट्रैक्टर से अपना गांव का जितना गंदगी हुआ, जलकुंभी है या
लोग घास फेंक दिए रोड पे, कुछ भी कचरा हुआ, तो कचरा जो सफाई होता है पूरे के पूरे कचरा को ले जाके इसके अंदर में डाल दिया जाता है, उससे गैस निकलता है, और उस गैस से का पाइपलाइन से हम अपने घरों में मान लीजिए जोड़ देते हैं, जोड़ ही दिए हैं, तो उससे जो है आपको घर का खाना बन जाता है। गांव का कचरा साफ हो गया, एक जगह मिल गया, और उससे खाना बन रहा है, क्लियर है ना। और उससे क्या है कि उसको जनरेटर चलाइए, तो जनरेटर में जो डीजल जो है उसका कंजम्पशन 1/4 हो जाता है। जैसे कि हमारा जनरेटर घर में ज़रूरत है 35 kV का लगा लिए, तो डीजल उसमें डालने की ज़रूरत 1/4, बहुत कम में आपको पूरा एसी उसी सब चल जाएगा एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, या कोई चक्की आटा मशीन है चल जाएगा वो। तो ये जो है आपका CBG गैस, ये बिहार के लिए बहुत बड़ा वरदान है कि नहीं, गांव भी साफ हो गया। जब आप ऑफिसर बनने की कोशिश कर रहे हो तो ऑफिसर की तरह सोचना शुरू करो कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, ये नहीं कि रटने के लिए बन रहे हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी इसलिए बनते हैं, ज़्यादातर गार्जियन भी इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि उनको ये लगता है कि बाबू बेटा बन जाएगा तो ऊपर से ऊपरी आमदनी बहुत आ जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से नहीं बनना चाहिए। आपको ऑनेस्टली सोचिए कि कैसे हम अपने बिहार को और अच्छा कर सकते हैं, और ये क्या तरीका हम इसको तैयारी के दरमियान पढ़े हैं, ताकि हमको जब मौका मिलेगा तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। नहर शीर्ष सौर परियोजना, गंडक कोसी सोन नहर प्रणालियों के ऊपर में, नहर के ऊपर में हम सोलर लगा दें। इससे जो है वाष्पीकरण भी नहीं होगा, जो इवापोरेशनल लॉस होता नदी का वो भी नहीं होगा, नदी का पानी का फ्लो भी रहेगा। तो राज्य के भीतर सीमित विद्युत उत्पादन है, ये सब तो आप देख लीजिएगा कि भाई हमारे पास क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या हमारे पास है। सरकार ने क्या प्रयास किया है कि बिहार ने वर्ष 2035 तक अनुमानित मांग को ध्यान रखते हुए 12,869 करोड़ पर्यटन की योजना बनाई है कि हम इतना का हम काम करेंगे, 12,000 करोड़ का। इसके अंतर्गत क्या करेगा, 5,422 सर्किट किलोमीटर पर कुछ लाइन बनाकर क्षमता को 23,430 MVA तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि हमारा जो ट्रांसमिशन जो है वो बहुत मजबूती से जाए। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि भाई बायोमास को करे, बैटरी का ऊर्जा ऊपर में दिया ही हुआ है। इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा मैप बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि मैप बनाने से एग्जामिनर थोड़ा इम्प्रेस्ड होता है कि भाई इनको पता है मैप। और ये आपका क्वेश्चन हो जाता है कि बिहार के लिए अगला लक्ष्य केवल प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाना नहीं, बल्कि प्रत्येक समय गुणवत्तापूर्ण स्वच्छ उत्पादक बिजली उपलब्ध कराना होना चाहिए। तापीय ऊर्जा की विश्वसनीयता, नवीनीकरण ऊर्जा की पर्यावरणीय स्थिरता के संतुलन मिश्रण से ही ये हमने कंक्लूजन में डाल दिया कि भाई हम कोयला भी यूज करें, रिन्यूएबल एनर्जी सौर ऊर्जा भी लाए, हाइड्रो भी लाए, तो हमारा ये अच्छा काम हो सकता है। ये हो गया मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। जब हम इस आंसर को लिख लेते हैं तो हमको एक ब्रॉड आइडिया तो मिल गया। जब ब्रॉड आइडिया मिल गया तो हम क्या लिखेंगे कि सबसे ज़्यादा NTPC में कौन सा NTPC सबसे ज़्यादा बिजली देता है, क्या कोई ऐसा NTPC है जो प्रस्तावित है जो सबसे ज़्यादा बड़ा देगा। तो हाँ, ऐसा बनने की बात हो रही है, बक्सर के पास बनने की बात हो रही है ऐसा। तो ये सब चीज़ें फिर PT के कॉन्टेक्स्ट में पढ़िएगा तो यहाँ से वो लिंक हो जाएगा। लिंक हो जाएगा तो आपका मेंस का आंसर में भी आप जरूरत पड़ेगी तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए प्रश्न 2 हम लोग देखते हैं। उत्तर बिहार, नॉर्थ बिहार और दक्षिण बिहार, साउथ बिहार कि विद्युत वितरण व्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस क्या हो रहा है, बिजली की चोरी, स्मार्ट मीटर और कृषि फीडर, एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो बिजली जा रहा है उसका फीडर अलग कर दिया जाए। पृथक्करण के संदर्भ में सकारात्मक उपाय सुझाइए। तो ये तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया कि बिहार ने हर घर बिजली, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये योजना है हर घर के लिए। सौभाग्य योजना सार्वभौमिक विद्युतीकरण प्राप्त कर लिया है।
किंतु केवल कनेक्शन उपलब्ध कराना और 24 घंटे गुणवत्तापूर्वक बिजली देना अलग अलग उपलब्धियां है। केवल कनेक्शन उपलब्ध कराना एक अलग है, लेकिन हर घर में कनेक्शन मिल जाए, लेकिन उसको गुणवत्तापूर्वक बिजली ना मिल रहा हो, लोड शेडिंग हो रहा हो, लोड कम मिल रहा हो, तो इसमें जो तकनीकी खामियां हैं, वितरण की हानि, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, जो पैसे नहीं आते हैं, चोरी होती है ना, चोरी होगी तो पैसे नहीं आएंगे, सब्सिडी, ये प्रभावित करती है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन हुआ करीब 1955-56 में। तो विद्युत प्रकरण के लिए 2 कंपनियां कार्य करती हैं बिहार में। बिजली जो है, आपके घर में आप लोग बिजली का बिल भरते हैं, तो आप कौन सा में भरते हैं, नॉर्थ बिहार में कि साउथ बिहार में? नॉर्थ बिहार वाले में। हाँ, उसका नाम क्या है? उस साइट का नाम यही नाम है, NBPDCL। अब वो बिजली का मीटर को जो रीडिंग आता है पूरा, एक पेज का 1 A4 साइज में प्रिंट निकालिएगा, निकालते हैं, एक तो आता है जब डालते हैं तो पतला वाला आता है, एक A4 साइज का प्रिंट निकालिएगा। आपका कुछ कंज्यूमर नंबर होगा, कंज्यूमर नंबर जब आप डालते हैं तो आपको एक देता है बिजली का बिल रिसीट निकालें। तो जैसे निकालते हैं तो एक PDF डाउनलोड आ जाता है। वो PDF को कभी पढ़ा है आपने? क्यों नहीं पढ़ा है? क्वेश्चन UPSC में उस पेज से आ जाएगा। UPSC यही काम करता है, उसका काम यही सब है कि जो तुम्हें करना चाहिए वो तुम नहीं करोगे, वहाँ से पूछेगा। एक्सपेक्टेड है, एक पढ़ा लिखा आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो पेज को पढ़े। वहाँ पर कुछ लिखा होगा, पोल नंबर, कि आपका किस पोल से बिजली जा रहा है, फिर उसके नीचे कुछ लिखा होगा, कुछ पोल से कितने घरों में बिजली जा रही है। कभी देखो उसको ध्यान से, लास्ट कंजम्पशन कितना हुआ, आपका लोड कैपेसिटी कितना पर है, आपके घर का फिक्स किया हुआ, आपके पास कौन सा कितना फेज जा रहा है, ये सब लिखा होगा उस पर। आपका ऊर्जा संभार कितना है, सब्सिडी कितना दिया गया, ये सब उसमें लिखा होगा। वही लाइन से अब यहाँ पढ़ना पड़ेगा। अगर UPSC BPSC देना चाह रहे हो, या टीचर या दरोगा कुछ भी बनना चाह रहे हो बिहार सरकार में, तो वो सब जब ध्यान से एक बार एक दिन देख लेना, तो फिर यहाँ से समझना आसान हो जाएगा। जैसे आपने इतना तो जाना कि आपने बिजली का बिल भरा है, तो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा हम नॉर्थ बिहार का बिजली करते हैं। आपके यहाँ कौन सा बिजली होता होगा, क्या नाम है? ये नहीं है, आपका कुछ और है, साउथ बिहार। जब आपने शॉर्ट फॉर्म पढ़ा तो इसका फुल फॉर्म बनाइए, आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कितनी है बिहार में? 2। और कुल कंपनी बिहार में बिजली का कितना है, ये अभी बताया नहीं है, ये आगे में पढ़ाएंगे। 5, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 2 है, ठीक। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। नॉर्थ बिहार समझिए गंगा के इस पार, साउथ बिहार गंगा के उस पार। ये विद्युत को ट्रांसमिशन के काम करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, AT&C लॉस, वैसे ट्रांसमिशन लॉस है ना। ये 2026-27 में कितना भाई लॉस हुआ ट्रांसमिशन में, मतलब कि चला कांटी से बिजली, लेकिन आपके घर तक पहुंचते पहुंचते जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो पता लगा कि रास्ते में लॉस हो गया। 13%। और इसका कितना है, 16%। मतलब कि करीब 14% और 16%, 2% का अंतर है। मतलब कि नॉर्थ बिहार में जो आपका है कि हानि जो है वो आपका 13%, यहाँ पर 17%। राज्य के भीतर जो है निर्धारित किया गया है कि इतना ही का आपका लॉस होना चाहिए। ये जो है आपका, ये सब लॉस के बारे में बता रहा है। लॉस क्योंकि क्या क्वेश्चन है कि हमको स्मार्ट मीटर वगैरह क्यों लगाना चाहिए, तो तकनीकी हानि, व्यवसायिक हानि, वित्तीय अंतर, सेवा की गुणवत्ता। दिख रहा है कि जून 2025 में पटना क्षेत्र में लगभग 17,000 शिकायत दर्ज रिपोर्ट की गई।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर, तो दस्तावेज के आधार पे 23 लाख, 36 लाख और 1.12 करोड़ मीटर की योजना का उल्लेख है कि पहला स्टेज में यहाँ जाएंगे, दूसरा स्टेज में यहाँ पहुँचेंगे, तीसरा में यहाँ पहुँचेंगे। बिहार में लगभग, पूरे बिहार में लगभग 2 करोड़ कंज्यूमर हैं, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसका हम क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। अब हमारे लिए ज़रूरी ये है कि ऊर्जा या एनर्जी, जो बिहार का पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर है, उस चैप्टर को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लिया जाना चाहिए। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस लिखने में थोड़े और डाटा का समावेश आप कर सकते हैं, ये भी हम पढ़ा देंगे आपको। क्योंकि इस 2 क्वेश्चन को लिखिए, लिखने के बाद उसको पढ़िएगा तो डाटा आपको ज़्यादा याद होगा, फिर आपको लगेगा नहीं कि बहुत बोरिंग है। तो सीधे पढ़ना शुरू कर देने के बाद आपको थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगी, उतना रॉ डाटा याद करने की ज़रूरत क्यों करें। लेकिन जब ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा तब लगेगा कि नहीं, इस क्वेश्चन को और अच्छा हम कैसे बना सकते हैं, यही कंपटीशन है, ठीक है। प्रश्न 3 को हम देखते हैं। बिहार में इथेनॉल उत्पादन की प्रगति। गंगा घाट पर इथेनॉल उत्पादन हम इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं, एक दिन आपका व्यूज एंड न्यूज में होगा। फिर से हम इसको देख रहे हैं, चूँकि हम मान रहे हैं कि इस बार का बीपीएससी में एक सवाल मिनिमम इथेनॉल से तो आना है, या इस बार जितने एग्जाम साल भर में होंगे उसमें कहीं ना कहीं इथेनॉल आपको हर एग्जाम में पकड़ाने की संभावना बनी हुई है। जो बोलते हैं ना 1 नंबर से छूटा, तो ये भी कर लेंगे तो 1 नंबर उनका बढ़ जाएगा, है ना। तो इथेनॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों, खाद्य जल और कच्चे माल से संबंधित चुनौतियों की चर्चा कीजिए। इथेनॉल बनाने में दिक्कत क्या हो रहा है, इसके बारे में क्या करना है, चर्चा करना है। इथेनॉल का मतलब क्या है, मक्का, मक्का मतलब पूर्णिया, उस साइड में मक्का ज़्यादा होता है। गन्ना, गन्ना मतलब मोतिहारी। टूटे चावल तो सब जगह बिहार में। कृषि अवशेषों की उपलब्धता के कारण इथेनॉल उद्योग के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त है। बिहार में चूँकि मक्का भी है, टूटे चावल भी है, गन्ना भी है, आपको गन्ना का जो खरपतवार वो सब कुछ एनर्जी का सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। लेकिन गन्ना इटसेल्फ, उसमें क्या होता है, मोलासेज है, मोलासेज, ये भी आपको इथेनॉल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इथेनॉल मतलब कृषि उद्योग, इथेनॉल से किसान को फायदा है। ऊर्जा के बीच एक प्रभावी सेतु बन सकता है। अभी हम E20 पेट्रोल 20% इथेनॉल हम पेट्रोल में मिला रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स बन सकता है हमारे लिए। बिहार इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति है, ये 2021 में लागू किया गया। जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025 में लाया गया, और इसको CBG और जैविक ईंधनों को भी प्रोत्साहन दिया गया कि ताकि ये जो है अन्य जैव ईंधन जो है, जैसे कि गन्ना का जो खरपतवार है उसको जला के थर्मल पावर में हम लोग बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। जो धान भूसा वगैरह है जो खेत में आजकल पराली जला देते हैं, इसको अगर कम्पैक्ट कर दिया जाए, एक घर गांव में एक हाई प्रेशर मशीन लगा दिया जाए, और वो हाई प्रेशर मशीन में वो, क्योंकि पुआल को ढोने में बड़ा ऊपर तक चला जाता है ट्रक में, आप उसको कम्पैक्ट करके ब्रिक बना दीजिए। क्या बना दीजिए, ब्रिक, एकदम पूरा प्रेशर डाल के चिपका के एकदम ब्रिक बना दीजिए। अब ब्रिक बना के उसको कटिंग कर दीजिए, उसको बोरा में पूरा सील करके, और आप उसको भेज दीजिए थर्मल पावर प्लांट में। तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उनका पुआल बिक रहा है, उनका भूसा बिक रहा है, क्योंकि वो तो खेत में जला रहे हैं आजकल, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। अब वो जाके थर्मल पावर में जब जलेगा वो, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि बिजली मिलेगी, और उसका जो फ्लाई ऐश है उसे ब्रिक्स बना लीजिए। तो आप एक तरीके से ये फ़ायदा तो कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको इंटरव्यू में हमेशा पूछता है कि मान लिया कि आपको गांव के प्रदूषण को कम करने का उपाय करना है, लोग खेतों में पराली जलाते हैं, पुआल जलाते हैं, आपको मौका मिले तो आप क्या करेंगे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर हम तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, तकनीक के द्वारा हम इसको ठीक करने की बात सोचेंगे,
क्योंकि हर गांव में अगर एक हेवी प्रेस मशीन लगाया जाए और ग्राम सभा या पंचायत या मुखिया जी के द्वारा लगाया जाए, उनके द्वारा डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, तो वो लोग वो जो है पूरे पुआल को कंप्रेस करके ऐसा लाएंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगा और उससे किसानों की आमदनी भी बढ़ जाएगी और उससे बिजली का उत्पादन हो सकता है। तो बोला कि ये आदमी जो है ऑफिसर बनने लायक है, इसको इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर दो, समझे ना। तो इंटरव्यू के बाद जो आप लोग गली का नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूढ़ सावरिया वाले जो कहानी आपकी हो जाती है कि आप हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के दरवाजे पहुँचते, हमारा भी इंटरव्यू ले लीजिए ना सर, आप भी मॉक इंटरव्यू ले लीजिए ना, आप भी मॉक इंटरव्यू ले लीजिए ना, वो परेशानी से आप दूर हो जाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि एक तो एक कमर्शियलाइजेशन हो गया, बाजारीकरण हो गया इंटरव्यू लेना, तो बेचारे बच्चे जो है इंटरव्यू के लिए नगरी नगरी द्वारे द्वारे दौड़ रहे हैं कि हमारा कोई इंटरव्यू ले ले, और उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो फ़ायदा होना है मेंस का आंसर यहीं लिखिए और इसके साथ ही इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। आपके पास 2-4 हज़ार क्वेश्चन के तैयार हो रहेंगे, आपको इंटरव्यू आसानी से निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम तो बड़े स्मार्ट हैं, हम बात बनाने में तो माहिर हैं, तो हम बड़ा इंटरव्यू में लेंगे। तो पहले ही हम लोग इंटरव्यू बोर्ड में रहते थे, पहले ही फेंक देते थे उसको कि ये क्लास में भी आएगा, ऑफिसर भी बनेगा तो ये खाली बात बनाने वाला बनेगा, इसको भगाओ पहले, ये काम का नहीं है, ये बहुत एटीट्यूडनल प्रॉब्लम वाला आदमी है। तो हम लोग नहीं लेते थे ऐसे लोगों को, समझ रहे ना। तो ये चीज़ समझना होगा कि आपको एक फैक्चुअल, सही, डिसेंट, ओबीडियंट आदमी की तरह इंटरव्यू में पेश होइए और सही सही जवाब दीजिए। मिनिमम शब्दों में जवाब दीजिएगा, आपका शब्द 2-4 शब्द से पकड़ लेगा कि कितना जेन्युइन ये आदमी है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो वर्ष 2025 तक राज्य में लगभग 12 इथेनॉल इकाइयाँ थी है। तो 2025 तक का डाटा दे रहे हैं, अगले साल क्वेश्चन आएगा 2026 का डाटा हम दे देंगे कि 12 इथेनॉल इकाइयाँ यहाँ कार्यरत थी, कहाँ कहाँ थी वो देखना पड़ेगा। और इसकी क्षमता जो है 1617 मतलब 1600 किलो लीटर बताया जाता है। कितना बताया जाता है? 1600 किलो लीटर। किलो मतलब 1000 लीटर का 1 किलो लीटर, ठीक है ना। तो 1617, 1625 भी कर सकते हैं, तो 1600 के करीब में लिखिएगा, तब भी एग्जाम में उतना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है। एग्जामिनर समझ जाता है कि इतना पॉइंट में कोई डाटा थोड़ी याद रखता है, डाटा तो लगभग याद रखता है। 1600 किलो लीटर आपका इथेनॉल बिहार में 12 प्लांट में मिलके बन रहा है कि नहीं। पूर्णिया मक्का आधारित ग्रीन इथेनॉल, मक्का के सब इथेनॉल बनाते हैं। यह सीमांचल, इसको सीमांचल कहते हैं क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश और बंगाल ये सबका सीमा के नज़दीक है वो। गोपालगंज ये मोतिहारी के नज़दीक है, तो गन्ना और चीनी। पूर्वी पश्चिम चंपारण गन्ना और चीनी। भोजपुर, रोहतास सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन करने वाला जिला है वो, तो अनाज आधारित। मुजफ्फरपुर स्वाभाविक बात है अनाज आधारित। ये आपको इतने वैशाली, बेगूसराय, नालंदा इतने जगह इथेनॉल प्लांट लगे हुए हैं, 11 जगह 12 जगह। मक्का पट्टी कहते हैं इसको कि मक्का बहुत होता है कौन एरिया में? सीमांचल में। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, खगड़िया। फिर वही काम है, क्या काम होगा आपका? बिहार का मैप बनाना है। बिहार का मैप कैसे बनेगा? करीब करीब है ना, ऐसे ही बनता है, ऐसे ऐसे होगा। ये क्या है? मछली है ना, मछली का माथा काट दीजिए, अब पीछे का पूंछी काट दीजिए, तो जो बच जाएगा वो बिहार है ना। ये नहीं है मछली, जैसे रोहू मछली होता है ना, देखिए ना ऐसे करके काटिएगा आप। रोहू मछली का पेटी काटिएगा, माथा काटिएगा, ऐसे मछली है, ठीक है। ऐसे ऐसे मछली ऐसे करके माथा है, ठीक। हम इसको काट दिए और इतना दूर का ये एरिया बिहार हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो इसी हिसाब से बिहार का मैप एक बार ड्रा कर लीजिएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से करीब करीब शेप यही आएगा। और इसमें देख लिए मार्क करना होगा पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, खगड़िया। गन्ना पट्टी कहाँ है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सिवान। धान पट्टी कहाँ है? रोहतास, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर। ये तीनों मैप में बनाना होगा अलग अलग कलर का बना के।
इससे क्या फ़ायदा है भाई? ये तो बहुत साधारण सा है कि आपको मोलासिस यहाँ बता दिया, गन्ना रस मोलासिस। और इसके बाद ये जो गन्ना आधारित इथेनॉल संयंत्र से निकलने वाला DDGS जो है, ये आपका पशु के लिए पौष्टिक के रूप में इस्तेमाल होता है। अभी गांव में पशु जैसे जब बच्चा देती है भैंस या गाय, तो इसको क्या करते हैं, काला मीठा जो एकदम देसी मीठा होता है, एकदम बेकार जो गुड़ होता है, अच्छा गुड़ नहीं, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और आप लोग जो सफ़ेद गुड़ खाते हैं वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन चीनी से तो बहुत अच्छा है। चीनी तो वर्स्ट है, वो तो खाना नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा वाला खांड का जो गुड़ है वो अच्छा है। लेकिन एकदम काला वाला जो है वो सबसे अच्छा है हेल्थ के लिए, है ना। तो वो वहाँ से निकाल लेते हैं मोलासिस से करके, और वो जो पशु के लिए इस्तेमाल करते हैं। इथेनॉल का इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या हो तो पहले भी पता है आपको, मक्का प्रदूषण, ठीक है, नीतिगत स्थिरता। तो ये जो है आपका आगे क्या करना है भाई, तो 2G इथेनॉल बनाना है, 0 लिक्विड डिस्चार्ज करना है, ये 2G एंड CBG का विकास करना है। अब आइए प्रश्न 4 क्या है। तो ये आपको 3 प्रश्न जो यहाँ आज हमने दिया है बिहार का, जो डिफ़िकल्ट है, मतलब कि कहने का अर्थ है कि हम इसलिए दे रहे हैं कि सबसे पहले हमें कौन सा काम करना चाहिए, डिफ़िकल्ट वर्क, मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्क पहले ही कर दो। सबसे डिफ़िकल्ट क्या है, बिहार का इकोनॉमी पे काम करना है, इकोनॉमी को समझना। तो हमें क्या काम करना है, बिहार की इकोनॉमी का रॉ डाटा को पर क्वेश्चन लिखेंगे और हम लोग इकोनॉमी को समझेंगे। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट कहाँ नंबर कम लाते हैं, तो पहला पेपर GS क्या है, GS का पहला पेपर GS में हिस्ट्री। बिहार के स्टूडेंट हिस्ट्री में तो सबसे बढ़िया होते हैं, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है इनको। उसके बाद दूसरा होता है करंट अफेयर, यहाँ इनको थोड़ी समस्या हो जाती है। और तीसरा होता है मैथ, यहाँ दिक्कत नहीं है, DI है। ये वाला पोर्शन उनका रेड कलर में मार दीजिए, ये वाला पोर्शन यही दिक्कत करता है। हम गंगा घाट में क्या करते हैं, इसी पोर्शन को मास्टर बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हिस्ट्री 15 दिन पढ़ा देंगे तो बिहार वाले टॉप करेंगे। मैथ में तो उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता है। पेपर 2 में मार खा जाते हैं, पेपर 2 पूरे के पूरे मार खाने वाले। पॉलिटी क्वेश्चन जो पूछता है बौखला जाते हैं लोग, नंबर ही नहीं आता है। 100 नंबर में 35 नंबर आ गया तो बहुत हो गया, आना कितना चाहिए, कम से कम 52। गैप बहुत बड़ा है। इसका दूसरा क्या हो जाता है, इसीलिए बिहार में क्या हुआ, इस बार BPSC का एग्जाम हुआ, बहुत बाहर के बच्चे आ गए, और सब वो बच्चे आए जो UPSC की तैयारी किए हुए थे। मैक्सिमम उन्हीं का सिलेक्शन हुआ, UPSC वालों का। कारण भैया जब इसमें PT एग्जाम में 80% बैठने वालों की संख्या हिंदी मीडियम, और फाइनल सिलेक्शन में निकलने वालों की संख्या 80% नहीं 90% इंग्लिश मीडियम। क्लियर है ना। इतना बड़ा बायसनेस है यहाँ इंग्लिश का, कि इंग्लिश में लिख दिया मतलब कि अच्छा है स्टूडेंट, हिंदी में लिखा मतलब पता नहीं कैसा है कि नहीं। तो यह जरूरी है। तो पॉलिटी, दूसरा में क्या है भाई, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, यहाँ भी स्थिति खराब है। और तीसरा क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप देखोगे गंगा घाट में हम क्या करते हैं, करंट अफेयर रेगुलर चलते हैं, हर दिन चलते हैं, ऐसे टॉपिक को लेके जो न्यूज एनालिसिस से संबंधित है, जो चल रहा हो। दूसरा हम लोग पॉलिटी पर काम करते हैं, तीसरा इकोनॉमी ज्योग्राफी पे काम करते हैं, चौथा इस पे काम करते हैं। ये जो रेड कलर वाले जो हैं, जो मार्क किया हुआ है, ये जो आपके 400 नंबर का एग्जाम है 900 में या 600 में 400 का, यहीं से बिहार के बच्चे मार खा रहे हैं। PT में भी, मेंस में भी। हिस्ट्री का क्वेश्चन का सही हो जाता है, ज्योग्राफी भी काम लाख सही कर लेते हैं, पॉलिटी भी सही कर ले जाते हैं, PT में ज़्यादा गड़बड़ी नहीं करते बिहार वाले। लेकिन करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, साइंस, यहाँ वो लोग सुबहान अल्लाह हो जाते हैं। तो हमें यही काम करना है। तभी हम लोग का नेक्स्ट 4th क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमी का है कि औद्योगिक परिदृश्य का विश्लेषण कीजिए। बिहार में जो इंडस्ट्री है उसका विश्लेषण कीजिए, और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्या है, संरचनात्मक बाधा क्या है, और किस तरीके से हम उसका एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर बनाएंगे। जैसे हम क्लस्टर बना रहे हैं, गया में बना रहे हैं,
ट्रेन का जो रूट है अमृतसर से जो कलकत्ता जाता है, उस ट्रेन के रूट में बना रहे हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। नॉर्थ बिहार में एक डीएम ने अपने पूर्वी चंपारण में चनपटिया में एक बढ़िया से क्लस्टर बना लिया, इसका क्या कहते हैं, गारमेंट इंडस्ट्री का अच्छा क्लस्टर बनाया। तो इसका मूल्यांकन कीजिए। तो वही है कि बिहार की अर्थव्यवस्था 2024-25 में अस्थिर कीमतों पर 8.6% की प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर्ज की। तो बिहार में लोग बोलते हैं कि हमने बाकी स्टेट में 5% होता है और हम जो है 8.6% होता है। तो बात यह है कि आप थोड़ा ध्यान से समझिए इस डाटा को। आपकी उम्र हो गई 22 साल, आप 23 साल की उम्र में कितना इंच बढ़ जाइएगा? बहुत हुआ तो 1 इंच। तो आपका ग्रोथ जो है वो कितना हो गया? करीब करीब मतलब अपने हाइट के हिसाब से जोड़िएगा तो 1% 2% होगा, ठीक 2% बढ़िएगा। और आपकी उम्र है 9 साल, और 10 साल में आप कितना बढ़ जाइएगा? 5 इंच। तो आपका वृद्धि जो 8.6% है कुल बजट के हिसाब से, कुल के हिसाब से तो ज़्यादा होगा ही, क्योंकि आप गरीब है, धनी हो गए। मान लिया कि कोई आदमी गरीब है और उसके पास महीना में आमदनी है 30,000 रुपया महीना, है ना? गरीब नहीं है, मतलब साधारण है, 30,000 रुपया महीना आमदनी है, और उसकी आमदनी बढ़ के हो जाएगी 40,000। तो उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा भाई? 10,000, मतलब करीब करीब 35-40% उसका ग्रोथ हो रहा है। और किसी का सैलरी है 1 लाख और उसका होगा 15,000, 1,15,000, तो उसका तो 15% हुआ। तो ये जो डाटा बिहार देता है हमेशा कि 8.6% का हमारा ग्रोथ है, ये गरीब राज्य का ग्रोथ रेट तो बढ़ता ही है। क्लियर बात समझ गए ना? धनी राज्य केरल का ग्रोथ रेट इतना नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है। कितना डेवलप? थोड़ा सा और बढ़ेगा। किंतु राज्य की तेज आर्थिक वृद्धि अभी भी बड़े पैमाने पर निर्माण, सरकारी व्यय और सेवा क्षेत्र से संचालित है। कि हमारा ज़्यादातर वृद्धि किस में होता है? वृद्धि कहाँ पर है? रोड बन रहा है उसमें सरकारी व्यय में, सेवा क्षेत्र में। लोग जो सेवा क्षेत्र में आते हैं गांव में, वो लोग क्या काम करने शहर आते हैं? ड्राइवर बनने आते हैं, ठेला वाला चलाते हैं, टोटो चलाते हैं। इंडस्ट्री तो है नहीं। तो हम लोग के इंडस्ट्री में जब तक आदमी नहीं आएगा, उनका ECGS या आपका EPF या जो स्कीम होती है सरकार की, जो उसके साथ नहीं जुड़ेगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जब तक आदमी नहीं आएगा, तब तक ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कह पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यही बात है। तो विनिर्माण क्षेत्र का आधार अपेक्षाकृत संकीर्ण बना हुआ है। नीति आयोग के अनुसार 2022-23 में केवल 5.7% कामगार विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत थे, जबकि 49.6% कामगार जो है ये विनिर्माण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन पर निर्धारित थे, है ना? तो ज़्यादातर हमारे लोग कहाँ पर है? कृषि में जुड़े हुए हैं या सेवा सेक्टर में चले आते हैं। औद्योगिक क्षेत्र हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पर देखना है, तो खाद्य संस्करण के लिए हम काम कर रहे हैं बिहार में। तो सबसे बड़ा हम क्या काम कर रहे हैं? इथेनॉल प्लांट। तभी आप पढ़े ना? तो मक्का, पूर्णिया इथेनॉल, मखाना मधुबनी, दरभंगा, लीची मुजफ्फरपुर, केला हाजीपुर, चावल रोहतास कैमूर, फल एवं सब्जियाँ, ठीक है ना? फल तो फैला हुआ है सब जगह। चीनी उद्योग पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, एक थोड़ा बहुत सीतामढ़ी भी जोड़ लीजिएगा। डेयरी उत्पादन नॉर्मली पटना के इर्द गिर्द काफ़ी अच्छा है। बड़े शहरों के इर्द गिर्द डेयरी उत्पादन का स्कोप ज़्यादा है, नहीं बड़े शहरों के पास। रेशम उद्योग भागलपुर का तसर सिल्क, चमड़ा और वस्त्र पटना, मुजफ्फरपुर के आसपास और गया, यही 3 शहर है। तेल शोधक मतलब रिफाइनरी और उर्वरक बरौनी, रेलवे
मधेपुरा, मढ़ौरा, बेला, यही क्षेत्र है जो हमारे रेलवे का है। इथेनॉल, पूर्णिया, भोजपुर, गन्ना पट्टी, MSME, मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, तो बहुत जगह छोटा छोटा फैला हुआ है। ये देख हमने डाटा ले लिया। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन लिखे तो मैप बना के डाटा दे। क्या बना के डाटा दे? मैप बना के। ठीक। मधेपुरा में क्या है भाई? तो लोकोमोटिव कारखाना है। मढ़ौरा में डीजल लोकोमोटिव कारखाना है। बेला में रेल पहिया, बेला यहीं पर है, रेल पहिया कारखाना है। बरौनी रिफाइनरी, बरौनी, भागलपुर, ये आपको दे गया। भूमि की समस्या हो जाती है क्योंकि हम इंडस्ट्रियल एरिया के लिए कहीं ज़मीन लेंगे तो लोग भूमि देने वाले नहीं हैं। भूमि विवाद होता है, छोटे छोटे खेत होते हैं लोगों के। हमारे यहाँ समुद्री बंदरगाह से दूरी है, ये एक प्रॉब्लम तो है ही। हमारे यहाँ ट्रेंड वर्क फोर्स नहीं है, पूंजी का प्रॉब्लम है। कैश डिपॉजिट रेशियो हमारा बहुत कम है, लोगों के पास तो कैश डिपॉजिट करते ही नहीं, बैंक में जा ही नहीं रहे। बाढ़, कम शहरीकरण, प्रवासन, ये सब प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। कुल क्षेत्र पर यहाँ पर दिख रहा है कि गया में हम लोग एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं गया में। बोले ना, गया में और अमृतसर जो कालका वाला जो ट्रेन है उसके रास्ते में। तो यहाँ पर जो है घटक में देखिएगा 1670 एकड़ जमीन गया में हमने लिया। इस पे हमने करीब करीब 1350 करोड़ रुपया खर्च किया गया में। और हमको लग रहा है कि हमको बाहर के लोग 16,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गया में कर देंगे। क्या कितना करेंगे? 16,500। तो बिहार में अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा गया में, अंबानी आके करे या अडानी आके करे, तो भाई बिहार को तो फायदा ही होगा ना। बिल्कुल। तो कितना का इन्वेस्टमेंट हो रहा है? 16,500 करोड़ का। कितना लोगों को रोजगार मिलेगा? करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये डाटा याद रखने की जरूरत है गया क्लस्टर का। ठीक है। क्या होगा कि वहाँ पर हम क्या क्या सुविधा देंगे कि हम कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट बनाएंगे, बिल्डिंग बनाए हुए हैं, मशीन लगाए हुए हैं। आप आओ, कुछ मशीन खरीदो, कुछ मशीन लगाओ और काम शुरू। बगल में क्या रखेंगे? वेयर हाउस कि सामान का प्रोडक्शन हुआ, रेलवे के किनारे वेयर हाउस बना देंगे ताकि ट्रेन में माल ढोया जा सके। मजदूर आएंगे, उनको रहने के लिए हम इंडस्ट्रियल जो है कॉरिडोर, उसके बगल में कुछ क्वार्टर बना देंगे। वहाँ पर क्या करेंगे? बढ़िया पानी का टंकी लगा देंगे, कुछ फीडर लगा देंगे ताकि लोग वहाँ आए। 1 लाख लोग आने वाले हैं भाई। बगल से क्या सड़क नेटवर्क से रेल को जोड़ देंगे ताकि माल की ढुलाई रेलवे स्टेशन तक जल्दी से हो जाए। रेलवे में हम मालगाड़ी का अलग से शेड बनवा देंगे कि जो गुड्स ट्रेन है वो अलग से लग जाए। और कुछ हम लोग कोलैबोरेशन करेंगे, कुछ संस्करण करेंगे। जैसे कि फ्रूट्स का है मान लिया, तो फ्रूट्स को हम लोग क्या करेंगे? उसका एसेंस निकाल लेंगे ताकि उससे जो है चॉकलेट, सॉस, स्क्वैश, जो भी है खाने पीने का सामान बन सके। इससे क्या होगा कि माल ढुलाई का गलियारा बन जाएगा, एक कॉरिडोर बन जाएगा, गुड्स ट्रेन ज़्यादा यहाँ पर आएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड और नेशनल हाईवे NH-19 जो वहाँ से गुजर रहा है उसका फ़ायदा होगा। गया रेलवे जंक्शन अच्छा हो जाएगा और बोध गया के पास जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है उसको हम लोग अच्छा कर लेंगे। बिहार औद्योगिक, इसमें हमारी डिफरेंट नीतियाँ जो हैं वो नीतियाँ देख लीजिए। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, बियाडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो है औद्योगिक भूमि और शेड उपलब्ध कराना, प्लग एंड पे, ऊपर लिखा भी हम लोगों ने, स्टार्टअप नीति, लॉजिस्टिक नीति, ये सब के बारे में जिक्र वहाँ करना होगा हमें। मानचित्र बना लेंगे बिहार का कि कहाँ कौन सा इंडस्ट्री का रास्ता बन रहा है। और इसके बाद आपको ये क्वेश्चन करीब करीब क्लियर हो जाता है। ये क्वेश्चन लिखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि हम बाद में जब बिहार के इंडस्ट्री के बारे में 1 घंटा का जो दूसरा क्लास लेंगे, वहाँ उस क्लास में आपको ईजी हो जाएगा, आपको डाटा सब याद रह जाएगा। नहीं तो आप डाटा याद करते रहिएगा, एग्ज़ाम के टाइम में क्या हो गया, गजनी बन जाइएगा। नहीं कि इस बार अभी एग्ज़ाम आया, पढ़े हैं 3 महीना तो नंबर बढ़ के हमारा हो गया 75। अगली बार जो है सो 2 महीना तक नहीं पढ़े, घर में सुत रहे, तो क्या नंबर घट के हो गया 45। ये प्रॉब्लम होगा।
अगर आप मेंस के हिसाब से लिख लिख के पढ़े रहिएगा तो दिमाग में इतना रहेगा कि 4 महीना सो भी जाइएगा तब भी पीटी जाके लिख आइएगा। हम बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मजाक नहीं कर, सीरियसली बोल रहे हैं कि होता क्या है, यूपीएससी का एग्जाम लिखा, किसी को मान लिया इनकम टैक्स मिल गया, उसकी इच्छा है कि नहीं भाई हमको आईपीएस मिलना चाहिए, वो बेचारा तो ट्रेनिंग में मरा हुआ है। क्या मिला उसको? इनकम टैक्स, क्या कस्टम मिल गया, या रेलवे ट्रैफिक मिल गया, रेलवे मैनेजमेंट सर्विस मिल गया। वो चाहता है कि हमको आईपीएस मिल जाए, हमको आईएएस मिल जाए, वो चाहता होगा। तो वैसे लोग का तो सिलेक्शन हो गया, गए वो मसूरी में ट्रेनिंग किए 6 महीना साथ में, अब बाद में आगे अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मसूरी में आप पढ़ नहीं सकते हो, वो जितना देंगे वही पढ़ना होगा, क्योंकि सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक चक्रघिन्नी की तरह घुमा कर रखते हो, तो उतना मजदूरी तो आप कर भी नहीं सकते हो। क्योंकि वहाँ का फॉर्मूला ये है कि आदमी को 17 घंटा एकदम इंगेज रखो, 17 घंटा, ताकि 17 घंटा वो एकदम खाना खाए कि तब तक में खाना खाए, बहुत बढ़िया खाना, लेकिन खा नहीं सकते, तब तक में दूसरा क्लास शुरू हो गया। खाना खा के खत्म, क्लास खत्म हुआ, पीडीएफसी में चलिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, वहाँ जो है प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड जो आपको रगड़ देगा पूरा, आपका जो हॉबी आप लिखे उस हॉबी में एकदम पूरा रगड़ के रखेगा। फिर आ गया हॉर्स राइडिंग वाले, चलिए चलिए हॉर्स राइडिंग, चलिए जल्दी बैठ जाइए, एकदम दौड़ा देगा एकदम पूरा। रात को लगा कि सोना है तो बोला कि नहीं सोना नहीं है, तुमको जो है रात को कल्चरल प्रोग्राम का रिहर्सल करना है, तो चलिए कल्चरल प्रोग्राम का रिहर्सल कीजिए। तो आपको 17 घंटा आपको थकागा, तो पढ़े हुए कब आप पीटी के लिए? बताओ, अगला पीटी लिखना होगा ना। वो कस्टम वाले को, रेलवे वाले को अगला पीटी मई महीना में है, वो ट्रेनिंग में पहुंचा हुआ है, कब लिखेगा वो, कब पढ़ेगा वो? पढ़ ही नहीं पाएगा। उसके बाद उसका क्या होगा, फिर चला गया वो अपना ट्रेनिंग में, जैसे रेलवे वाले चले जाते बड़ोदरा, रेवेन्यू वाले चले जाते नागपुर, पुलिस आईपीएस वाले चले जाते मान लिया हैदराबाद, तो सबकी ट्रेनिंग में चले जाते हैं। 2 साल की ट्रेनिंग, 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, वहाँ तो तेल निकाल देते हैं पूरा, वहाँ कोई उपाय ही नहीं है। आपको नहीं कुछ होगा तो विलेज ट्रेकिंग में ले जाएंगे, तो सुबह एक दिन में कितना किलोमीटर चलना है ट्रेकिंग में? 27 किलोमीटर। तो 27 किलोमीटर सुबह से चलने में शाम को, उसके बाद क्या लगेगा, वो स्लीपिंग बैग मिल जाए और उसमें घुस जाए और सूत रहे, है कि नहीं? ओडोमॉस जरूर चाहिए कि मच्छर न काटे चेहरा के ऊपर में। अब वो बच्चा अगली बार पीटी नहीं देता है और कभी भी आज तक फेल नहीं किया है कोई। एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो यूपीएससी का ट्रेनिंग में पीटी देने 1 साल बाद जाता है वो फेल करता होगा, पीटी निकालता ही निकालता है। ये हुआ ही नहीं आज तक। इसका मतलब कि 1 साल नहीं भी पढ़ोगे तो अगली बार तुम्हारा पीटी निकलेगा। क्लियर है? क्यों? मेंस का प्रिपरेशन किया हुआ है, वो लॉन्ग आंसर लिखे हुआ है, उसका चीजें घुसी हुई है, उसको ऑप्शन तुरंत दिख जाता है, कॉन्फिडेंट होकर टिक लगाता है। समझ गए ना? तो इसीलिए तैयारी किसकी करनी है? मेंस की करनी है। पीटी से निकलना है, बाई प्रोडक्ट है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। सड़क, रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग, विमानन, भंडारण, कृषि बाजार के संदर्भ में बिहार के लॉजिस्टिक विकास का परीक्षण कीजिए। तो भाई साहब एक क्वेश्चन तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, लेकिन आपका काम क्या होगा? बिहार का मैप बनाइए। क्या? बिहार का मैप बनाइए और इस मैप में आपको बताइए NH-77 कौन सा है, NH-17 कौन सा है, NH-19 कौन सा है। क्या ये मैप का जाल बनाना पड़ेगा कि नहीं? बिहार में कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं और कौन सा नेशनल हाईवे से कौन सा शहर जुड़ा हुआ है, ये कौन बनाएगा? एक प्रश्न दरोगा में आएगा कि नहीं आएगा? इससे टीचर में आएगा कि नहीं आएगा? तो इस प्रश्न के उत्तर के साथ साथ ही ये काम करना है। तो बिहार भारत के पूर्वी भाग के गंगा के मैदान, नेपाल सीमा, पूर्वी भारत के औद्योगिक बंदरगाह नेटवर्क के बीच स्थित है। बिहार की स्थिति तो जान ही रहे हैं। सड़क संपर्क थोड़ा लिख दिया है, वैसे क्या क्या परियोजना है? आमच दरभंगा एक्सप्रेसवे, यहाँ पर नेशनल हाईवे नंबर लिखना पड़ेगा। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे,
पटना पूर्णिया संपर्क 2 नेशनल हाईवे पार करेगा, है ना। गोरखपुर सिलीगुड़ी संपर्क महात्मा गांधी सेतु किस नेशनल हाईवे पर है? जेपी सेतु, मोकामा पुल, कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल, अभी आ रहा है ना, तो यहाँ बगल से निकल रहा है। बक्सर भागलपुर गंगा कॉरिडोर, ये इसको आपको मैप वर्क बना के इसके साथ क्या करना होगा? नेशनल हाईवे से जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, ये आप करेंगे कल आपका टेस्ट इसी का होगा। और ये नेशनल हाईवे हम पूछेंगे पूरा। मंडी से राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचने का क्या उपाय है? रेलवे का माल गलियारा। अब आपको सब क्या पढ़ना होगा कि भाई जो हाजीपुर में जो जीएम ऑफिस है इसके अंदर में कितने डिवीजन है, ठीक, ये तो पढ़ लीजिएगा। चलिए, जल परिवहन, जो हमारा गंगा नदी पर जो जल मार्ग है, ये पढ़े हैं आप? पढ़े हैं ना? नेशनल वाटरवेज, बिल्कुल ठीक है, सही है। जलमार्ग से लाभ क्या है? विमान, ये तो पढ़ ही लीजिएगा। बिहटा में जो बन रहा है उसके बारे में डाटा थोड़ा देख लीजिएगा। दरभंगा एयरपोर्ट वगैरह तो ठीक है, समझ जाएंगे। कृषि बाजार बिहार में क्या क्या है? बिहार में मखाना पर समझ ही रहे हैं। केला, सब्जी कहाँ? नालंदा के सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन करता है, नालंदा जिला और पटना जिला सब्जी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ये आपको गया में या जहाँ ये है ये दिया है। नेपाल सीमा व्यापार, कौन कौन सा सीमा पर आपका भंसार कटता है, जहाँ की टैक्स लगता है। भंसार मतलब नेपाली वर्ड है, जहाँ कस्टम ड्यूटी लगता है, वो आपको याद करना होगा। ये गलगलिया ये कहाँ पर है? भीमनगर, कोशीबराज, है ना, जयनगर, जोगबन्नी, रक्सौल। मानचित्र बना के आपको देखना है पूरा। मानचित्र हम यहाँ नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। और आप यहाँ पर आगे का पीएम गति शक्ति पहले पढ़े थोड़ा सा आप, गुड, तो ये आप कर लीजिएगा। निष्कर्ष, इतने 5 क्वेश्चन अगर आप लिख लेते हैं तो बिहार के इकोनॉमी के जो सबसे बेस है उस पर आप बैठ जाते हैं। और उसके बाद आपको जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, फिर आपका क्वेश्चन 1 साल बाद भी शुद्ध के उठ के जाइएगा पीटी में तो सब सही हो जाएगा। समझ गए ना? वो दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी भी नहीं सोचते हैं कभी, अभी भी आज भी आईएएस का एग्जाम का पीटी का क्वेश्चन आता है, देखते हैं अच्छा ठीक है, निकल जाते हैं। 100 क्वेश्चन तो अभी भी कर देंगे, क्योंकि मेंस लिखा हुआ है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो सोचना ही नहीं है कभी। और बाकी सब एग्जाम में क्या है? दरोगा वरोगा में क्या है? पीटी ही तो है। अगर मेंस के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, हर दिन जाकर टेस्ट लगाएंगे। पटना में टेस्ट सेंटर से बने हुए हैं, डेली जाइए, 20 रुपया दीजिए टेस्ट लगाइए, 20 रुपया दीजिए टेस्ट लगाइए। अब पूरा टेस्ट सेंटर देने वाले पर 1000 लोगों में कितना का सिलेक्शन होता है? 50 का होता है। वही अगर यहाँ आए, आप बोले कि आइए डेली टेस्ट लगाइए, हम भी तो वही कर रहे हैं, टेस्ट ही लगवा रहे हैं। लेकिन हमारे टेस्ट के बाद उनको पीटी सब निकलना लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव है, स्ट्रेंथ है इसमें। क्लियर है कि नहीं? अभी आपको नहीं लगता कि पॉलिटी का क्वेश्चन कैसा भी आएगा हम उसको डील कर लेंगे? बिल्कुल लग रहा होगा कि भाई एक बार 7 दिन का रिवीजन करना है, पॉलिटी मेरा खत्म। फिर मेंस के हिसाब से लिखने लगिएगा तो पूरा पॉलिटी में कुछ भी पूछे, कहीं से पूछे। सेम विल अप्लाई इन हिस्ट्री अगेन, हिस्ट्री करवा देंगे एक बार, हिस्ट्री में कुछ भी पूछो तुम्हारा सही हो जाएगा। इकोनॉमी का हम बेस बना रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं। तो कल फिर आपका टेस्ट होगा, टेस्ट पेपर हो सकता है अभी मिल जाए आपको, अभी बना के हम भेज सकते हैं। टेस्ट पेपर में क्या रहेगा? आपको टेस्ट क्वेश्चन तो आउट है, ये 5 क्वेश्चन रहेंगे। मैप वर्क रहेगा, बिहार का रहेगा ना भाई, बिहार का मैप रहेगा, ये 5 क्वेश्चन रहेंगे। और कुछ डाटा हम निकाल के देंगे, जो डाटा को इस आंसर में, इस आंसर में उसको जोड़ देना है। क्लियर है? तो उस आंसर में जब जोड़िएगा डाटा को, तब आपका आंसर की क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है? तो हम लोग डेली का डेली क्या करते हैं, करते क्या हम लोग? पहला काम जो मैं करता हूँ कि आपको मैं एक क्लास देता हूँ, क्लास में आपको मोटिवेट करता हूँ कि आप जो है नीचे जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए, जो कि मैं पढ़ के सुनाए रहता हूँ, तो आप फिर जाके उसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करते हैं आप?
नीचे में 50 क्वेश्चन हम पूछे रहते हैं, वो 50 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कल हो के हम आपको देखते हैं कि 50 क्वेश्चन आपको याद है कि नहीं, तो 50 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं, करीब करीब सब कॉन्फिडेंट ही रहते हैं सभी क्वेश्चन में। आपका रिइंफोर्समेंट हो जाता है, हम आपको शॉर्ट नोट्स पूछ लेते हैं, आपसे हम लॉन्ग आंसर पूछ लेते हैं, यही हम करते हैं। और ये हो गया डायनेमिक के तरीके से हम चल रहे हैं, और हम स्टैटिक में जुड़ते चले जाते हैं। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपकी तैयारी अगर हो जाती है, और यकीन मानिए कि 2 महीना भी अगर तैयारी हो जाए, तो दरोगा एग्जाम तो आपके लिए कुछ सोचना ही नहीं है, टीचर वीचर एग्जाम तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो निकल ही जाएगा। लेकिन इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि बेसिक लेवल से आपको तैयारी करनी होगी। थोड़ा सा आपको ये है कि हम ज़्यादातर हमारा फ्लो किधर रहता है, हिंदी में रहता है कि इंग्लिश में रहता है? इंग्लिश में रहता है, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि इसी सब्जेक्ट से भविष्य खुलेगा, यहीं से रास्ता निकलेगा। तो रास्ता पहले बना ले। पहले छठ के घाट जाते तो क्या करते, पहले रास्ता बनाते हैं तब ना जाके छठ के लिए जाते हैं, नहीं तो पहले ही दंड करने लगते हैं कि नहीं, कितना भी रास्ता खराब हो दंड करेंगे, नहीं करेंगे। तो रास्ता बनाना पड़ेगा, पहले रास्ता बनाइए, थोड़ा इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लाइए, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर इंग्लिश आपका आ गया, अब आप इसके साथ जुड़ जाइए। अब देखिए आपका पीटी एग्जाम निकलता है कि नहीं निकलता है। अगर बीपीएससी में जो बच्चा 150 में 100 से ऊपर ला सकता है, वो बाकी एग्जाम में निकालेगा कि नहीं निकालेगा? एकदम निकाल लेगा। उसके लिए नौकरी रखी हुई है कोई ना कोई 1 साल के अंदर में, ठीक है ना? तो यही है कि अभी हम लोग और इसको जोड़ देते हैं हम लोग, जो दूसरा डाटा हम लोग देंगे उसके साथ, और कल आपका यही एग्जाम होगा, ठीक है ना? ठीक है। तो